हेलो दोस्तों, तो मैं हूं हर्ष मौर्य और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं सेल चैप्टर को लेके। और ये सेल चैप्टर का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख लें, इसी चैनल पे हमें आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। पिछले पार्ट में हमने पूरा सेल का इंट्रोडक्शन, फिर प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें डिफरेंसेस, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस, ये सारा देख लिया है और प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग भी यूकैरियोट्स है, क्योंकि हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो एक मेन जो कैरेक्टर है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है कंपार्टमेंट्स के अंदर। ऐसे कंपार्टमेंट जो जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स। जैसे कि कंपार्टमेंट एकदम फैले फैले हों, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स। जिसे ऐसा क्यों कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है हमारा यूकैरियोटिक सेल का, वो एक कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं दिखता, क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो इसीलिए क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमारे पास हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। और जेनेटिक मटेरियल देखें तो हमारे पास जो डीएनए है, क्योंकि हमें पता है, आपको होगा पता कि हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। और एक सेल के अंदर, इतना छोटा से सेल के अंदर उसको रख पाना 2.2 मीटर का नहीं रख सकते, इसीलिए हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों में ही उसको पैक किया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और उसके बाद फिर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और क्या फीचर है? हमारे पास सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हमें बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक में देखा था कि उनके पास फ्लैजिला था, फिम्ब्रे था, पिलाई था, लेकिन उनके पास सीलिया नहीं था। सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, और फ्लैजिला तो उनमें भी पाया जाता है और हमारे यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। लेकिन फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है? हमारा जो फ्लैजिला होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। उनका सिंपल था, प्रोकैरियोट्स का सिंपल था, क्योंकि बेसल बॉडी था, हुक था और फिलामेंट, 3 पार्ट से मिलके ही फ्लैजिला उनका बना था। लेकिन हम लोग का कॉम्प्लेक्स होता है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की। तो हम लोग देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। इनमें क्या है कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। जैसे कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट या फिर उसे प्लास्टिड भी कहते हैं, तो वो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्योंकि प्लांट सेल ही फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट पाना होना चाहिए, तो इसीलिए उसके पास होता है। और एनिमल सेल नहीं करते, तो इसलिए एनिमल सेल्स के पास नहीं होता। और प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में हमें मिलता है। और एक एक्स्ट्रा टाइप है कि एल्गी के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम के ही अंदर ही एल्गी आता है, सिर्फ एल्गी में सेंट्रियोल पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल, तो हमारी सेल वॉल जो होता है वो, इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे सेल वॉल इसमें 2 लेयर्स से मिलकर बना होता है, एक प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल, इन दोनों प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल मिला के सेल वॉल बनाती हैं। जैसे कि ये प्राइमरी वॉल हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वॉल। अब ये डायग्राम की मदद से ही हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को समझेंगे कि किस तरह होता है। जैसे इसको हमने पतला बनाया है, सेकेंडरी वॉल मोटी बनाई है, और इसमें कहीं कहीं गैप भी प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो गैप्स हैं, ये सेकेंडरी वॉल है, तो इनमें जो गैप्स हैं उसको पिट्स बोलते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। अब इनमें हम लोग डिफरेंस अगर देखें तो प्राइमरी वॉल क्या होता है और सेकेंडरी वॉल क्या होता है। प्राइमरी वॉल आउटर है, देखिए आउटर है, डायग्राम से ही पता चल जाएगा, आउटर है, थिन है, पतली है। और सेकेंडरी वॉल इनर है, ये अंदर है, और थिक है, यानी मोटी है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये पतली है क्योंकि इस पे अंदर लिग्निन एब्सेंट है, प्राइमरी वॉल में लिग्निन एब्सेंट है, इसीलिए वो पतली है। और सेकेंडरी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है, तो इसलिए वो थोड़ी मोटी है। और ये पूरी कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी
गैप नहीं पाया जा रहा है जैसे कि सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है, तो वैसा कुछ नहीं पाया जा रहा है प्राइमरी वॉल में, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सेकेंडरी वॉल में हमें गैप्स मिल रहे हैं जिसे हम लोग पिट्स बोलते हैं, तो इसलिए वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब जिस तरह सेल मैच्योर करता है, प्राइमरी वॉल जो होती है ना ग्रेजुअली डिमिनिश करती है, मतलब जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगा प्राइमरी वॉल रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे यंग सेल है, वो जैसे जैसे फिर मतलब सेल ग्रो किया और ओल्ड हुआ या मैच्योर हुआ तो प्राइमरी वॉल पतली हो जाएगी, जैसे इसमें पतली हो गई है और सेकेंडरी वॉल बनने लगेगी। और सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है? इनर टू प्राइमरी, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है सेकेंडरी वॉल। अब वैसे जनरल कैरेक्टर अगर देखें सेल वॉल की, तो ये आउटर लेयर होता है, मतलब इसके पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है। तो इसलिए मतलब अगर यूकैरियोट्स के देखें एनिमल सेल में, तो ये सब आउटर लेयर होता है। एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल उसकी आउटर लेयर होती है, वो हार्ड होती है, रिजिड होती है। अब सेल वॉल डेड होता है और परमिएबल होता है, मतलब ये अपने आसपास मतलब मॉलिक्यूल्स को आने देता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही। तो अब इसके अंदर देखें हम लोग, अगर प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मतलब किसी प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। और उसके बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में हम लोग देखे भी हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। और कुछ प्रोटिस्टा की सेल वॉल सेलुलोज होगा ही होगा और सिलिका से बनी है। और अगर हम लोग स्पेशली एल्गी की बात करें तो उसके पास सेलुलोज पाया जाता है, ग्लैक्टेंस पाया जाता है, मैनन्स पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और जो गैलेक्टेंस होते हैं ना, ये गैलेक्टोज का मतलब गैलेक्टोज से ही मिलके बने होते हैं। और मैनन्स जो होते हैं ना, वो मैनो शुगर से ही मिलके बने होते हैं। तो ये लोग क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। गैलेक्टन और मैनन पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं। फिर हमने यहाँ तक देख लिया। प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब प्राइमरी वॉल में ग्रोथ हो सकती है। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब कैसे ग्रोथ होती है उसको अगर हम लोग देखें तो इनके अंदर सेलुलोजिक चेन्स पाई जाती हैं। अब इसके अंदर एक्सपेंसिन प्रोटीन भी है और ये बॉन्ड्स हैं। तो अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये ब्रेक करता है बॉन्ड्स बिटवीन दो सेलुलोजिक चेन। इन दोनों सेलुलोजिक बीच के भी बॉन्ड है, इसको ब्रेक करता है, जिससे जो वॉल्स है ना वो लूज हो जाती हैं। और उसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज साइटोप्लाज्म में से, जिससे वो एक्सपेंड हो जाती है। तो इस तरह वो प्राइमरी ग्रोथ कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। प्राइमरी वॉल मतलब कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। अब फंक्शंस ऑफ सेल वॉल अगर हम लोग देखें तो ये करता है, सेल वॉल सबसे आउटर लेयर होती है, तो ये मेंटेन करता है शेप को और एक प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल डैमेज से। हम लोगों को मतलब सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन देता है और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। अब पैथोजन जो होता है ना, कैसे इन्फेक्शन से कैसे मतलब प्रोटेक्ट करता है, तो पैथोजन बाइंड कर लेता है प्रोटीन से इन सेल वॉल, तो इसीलिए पैथोजन बाइंड हो जाता है सेल प्रोटीन से, तो इसलिए हमें इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाता। अब जो सेल वॉल होती है ना, ये रिस्ट्रिक्ट करती है एंट्री ऑफ अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो काम के मॉलिक्यूल्स नहीं है यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी एंट्री को मना कर देता है। और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है मिडल लैमिला की मदद से। अब मिडल लैमिला क्या होता है? तो मिडल लैमिला जो होता है ना, वो कॉमन लेयर होती है दो सेल के बीच में। मतलब कोई भी दो सेल है, जैसे कि इन दोनों सेल है, ये जो है ये मिडल लैमिला है, ये सेल थोड़े दूर दूर हैं और पास मतलब एकदम जुड़े जुड़े होते हैं, उसको सीमेंटिंग भी कहते हैं इसको। ये मतलब मिडल लैमिला सीमेंटिंग लेयर भी इसको बोलते हैं। और ये किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनी होती है, जिसमें से कैल्शियम पैक्टेट उसमें मतलब मेनली कैल्शियम पैक्टेट मतलब ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम पैक्टेट से ही मिलके बनी होती है। उसके बाद फिर प्लाज्मोडेस्माटा आता है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होती हैं सेल के बीच में, जैसे कि ये दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है और इनको लिविंग स्ट्रक्चर या फिर लिविंग कनेक्शंस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ये जो येलो येलो से दिख रहा है, ये डेस्मोटिब्यूल्स हैं, जो मॉडिफिकेशन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और उसके बाद अब मतलब इसीलिए ये लोग हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मतलब सेल से एक दूसरे सेल को मतलब कोई भी सब्सटेंस को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं।
उसके बाद सेल वॉल और सेल लेमिला, मतलब जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये क्रॉस करता है सेल वॉल और मिडल लेमिला को, मतलब जैसे सेल वॉल को भी क्रॉस कर रहा है और ये मिडल लेमिला को भी क्रॉस कर रहा है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है हमारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऐसे ऑर्गेनल्स का पूरा सिस्टम होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, मतलब वो लोग, उनका जो फंक्शन होता है ना वो कनेक्टेड होता है। जैसे कि इनके 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। और नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कौन से होंगे? जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, मतलब ये लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ये हो गई हमारी बात। अब पहला ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का अगर हम लोग देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही डायरेक्ट राइबोसोम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से? तो इसका आंसर है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स पे अटैच हैं, तो ये रीज़न जो हो गया जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए रफ अपीयरेंस होता है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो ये है जहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इन राइबोसोम का क्या काम है कि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद फिर उसको सिक्रीट कर देते हैं। अब उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इंट्रा सेलुलर सबस्पेस, मतलब सेल के अंदर का स्पेस, यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटर सेलुलर स्पेस मतलब हो जाएगा 2 सेल्स के बीच का स्पेस, लेकिन इंट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि सेल के अंदर का जो स्पेस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पार्ट अंदर, मतलब इसके अंदर जो बस आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसे ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। और जो इसके बाहर बच जाता है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। तो उसके बाद अब इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एब्सेंट होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब यहीं से डायरेक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो अराइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसका फंक्शन क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और लिपोप्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है। क्यों? क्योंकि लिपोप्रोटीन होता क्या है, जब भी प्रोटीन जो है वो बाइंड कर जाता है लिपिड्स के साथ तो उसे हम लोग लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अब SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? तो वो लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। मतलब क्या क्या? क्योंकि भाई देखो प्रोटीन वो बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है, तो वो क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा और ग्लाइकोजन बनाएगा। और ये एनिमल सेल के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। तो ये हो गई हमारी बात। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं RER। मतलब अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सिस्टर्ने, एक टिब्यूल, एक वेसिकल। सिस्टर्ने ऐसे लाइक होता है, शीट लाइक सिस्टर्ने, और इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी हम ये सब देख रहे हैं ना, मतलब जो भी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट देखा था वो लगभग सिस्टर्ने ही था। और टिब्यूल भी होते हैं और वेसिकल होते हैं जो कि SER मतलब बनाते हैं। अब अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखें तो जो SER होता है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है, मतलब जो ड्रग्स के अंदर मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करता है। उसके बाद फिर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मॉडिफिकेशन होता है SER का, जो कि हमें मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्योंकि मतलब ये कैल्शियम को स्टोर करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और नेसल्स बॉडी, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ER प्लस राइबोसोम इसको बनाते हैं, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा था, NCERT में नहीं है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कौन से सेल, मेरिस्टम या मैच्योर सीव ट्यूब, इनमें से किसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है? तो आंसर है
मतलब मेरिस्टम, क्योंकि मैच्योर स्टेज उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया। अब दूसरा ऑर्गेनली है गोल्जी बॉडी। ये भी एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। तो जैसा कि हमने देखा, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद ये एक फ्लैट, मतलब ये फ्लैट मेम्ब्रेनस, ये जो मतलब ये सिस्टर्ने हैं, ये कैसे हैं? फ्लैट हैं, मेम्ब्रेनस हैं, डिस्क लाइक हैं, मतलब ये डिस्क लाइक हैं, फ्लैट हैं, मेम्ब्रेनस हैं, और अरेंज्ड हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, और कंसेंट्रिकली, मतलब जब भी कोई ऐसा अरेंजमेंट होता है ना, तो इसको कंसेंट्रिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कंसेंट्रिकली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास। एनसीईआरटी में दिया भी है नियर न्यूक्लियस। तो इसके बाद फिर ये जो इधर वाला फेस होता है ना, जैसे ये वाला फेस इनका, ये सिस फेस होता है, या फिर इसे फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, या फिर कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इधर वाला होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला। और जो ये वाला फेज होता है ना, इसे ट्रांस फेज बोलते हैं, या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, या फिर कॉन्केव फेज। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे याद रख सकते हैं कि जैसे पहले क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू होगा, तो पहले फॉर्म होगा, मतलब पहले फॉर्म होने वाला पहले आएगा, फिर मैच्योर होने वाला आएगा। तो पहले फॉर्मिंग फेस आएगा, और फिर उसको सिस फेज बोलते हैं, और कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं। उसके बाद जाके मैच्योरिंग फेस आएगा, फिर ट्रांस फेज आएगा, मतलब उसी को ट्रांस फेज बोलते हैं, और कॉन्केव साइड बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी सिस्टर्ने हैं, और गोल्जी बॉडी के पास भी सिस्टर्ने हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जो ईआर के पास सिस्टर्ने हैं उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन जो गोल्जी बॉडी के पास सिस्टर्ने हैं उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। यही डिफरेंस होता है हमारे पास। अब अगर हम लोग स्टेप्स देखें कि मतलब कैसे कैसे, मतलब क्या हुआ इनमें, जो भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो कैसे हुई, तो पहली बात, जो आर ई आर होगा ना, वो प्रोटीन बनाएगा, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया। अब वो प्रोटीन यहाँ से एस ई आर के पास मूव करेंगे, प्रोटीन मूव फ्रॉम आर ई आर टू एस ई आर। हाँ, उसके बाद फिर एस ई आर, क्योंकि लिपिड बनाता है, लिपिड और ग्लाइकोजन बनाता है, तो ये एस ई आर जो होगा ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। तो उसने लिपिड बनाया एस ई आर ने। अब उसके बाद जो एस ई आर है ना, वो रिलीज करेगा एक ट्रांजिशनल वेसिकल, और उसमें क्या क्या कैरी होंगे, जो आर ई आर ने प्रोटीन बनाया और जो एस ई आर ने लिपिड बनाया, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर? ट्रांजिशनल वेसिकल में। अब ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल है ना, ये इस सिस साइड के पास मूव करती आती है। ट्रांजिशनल वेसिकल मूव टूवर्ड सिस साइड ऑफ गोल्जी बॉडी, मतलब ये सिस गोल्जी बॉडी के सिस साइड पे मूव करती आती है। उसके बाद जो प्रोटीन और लिपिड है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये कोटेड वेसिकल के अंदर। इस कोटेड वेसिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब ये जो जहाँ पे कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ पे पैकेजिंग हो जाती है मटेरियल्स की, और जो प्रोटीन लिपिड होते हैं ना, वो मूव करते हैं कोटेड साइड से सिस्टर्ने के पास मूव करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन एंटर करते हैं सिक्रीटरी वेसिकल के द्वारा, मतलब ये जो सिक्रीटरी वेसिकल के पास मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो सिक्रीटरी नहीं, तो अब यहाँ पे देखते हैं ना, कितना 11:29। हाँ, तो प्रोटीन मूव करता है फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने के पास, प्रोटीन मूव कर जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ गोल्जी बॉडी में होता क्या है, प्रोटीन आता है, उसके शुगर ऐड होके ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं, और लिपिड आता है जो उस पर शुगर ऐड होकर ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन या फिर ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गई प्रोटीन और लिपिड की। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो जो सिस्टर्ने के पास प्रोटीन लिपिड बने थे, अब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो एंटर कर जाते हैं यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल के पास, और उसके बाद सिक्रीटरी वेसिकल सेपरेट होता है और रिलीज़ कर देता है अपने प्रोटीन्स को आउटसाइड द सेल। उसके बाद आउटसाइड द सेल प्रोटीन को रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ तक हो गया। अब कुछ पॉइंट जो नोट करने लायक है कि मटेरियल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, सिस साइड से लेके ट्रांस साइड तक हुआ। और कुछ प्रोटीन कम्स फ्रॉम सिस्टर्ने से कुछ प्रोटीन्स बाहर आए
इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी, जैसे इस सिस्टरने से कुछ प्रोटीन बाहर आए गोल्जियन वैक्यूल के फॉर्म में, जिसे हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम कोई अलग ऑर्गेनेल नहीं है, ये गोल्जी बॉडी से ही बना है। तो अभी हम लोग आगे देखते भी हैं कि अब हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन गोल्जी बॉडी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत जाने तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में हमें गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। और कैसे? उन्होंने डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के पास। कहाँ पे? नियर द न्यूक्लियस। अब देखो RER जो होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन प्रोवाइड करता है लाइसोसोम के सिंथेसिस के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है और समझने वाली भी, कि जो प्रोटीन होता है लाइसोसोम की सिक्रीशन के लिए वो RER बनाता है या फिर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लाइसोसोम को बनाता कौन है? लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी बनाता है। मतलब प्रोटीन तो RER ने दिया, पर बनाया किसने? गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम को। और एक्स्ट्रा में अगर देखें हम लोग तो ये एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्जी बॉडी, और ये जो पैकेजिंग में करता है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करता है और इसको आउटसाइड द सेल डिलीवर कर देता है। और साइटोकाइनेसिस में भी, प्लांट्स की साइटोकाइनेसिस में भी इसका रोल है, जो कि हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग सिस और ट्रांस जो होते हैं ना, ये दोनों जो साइड्स थी ये इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, लेकिन बोथ फेज डिफरेंट होती हैं। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इंटरकनेक्टेड होती हैं लेकिन जो दोनों फेजेस हैं वो आप डिफरेंट होते हैं। और इसके अंदर सिस्टर्नी का नंबर बहुत ही वेरी करता है, इसलिए हम लोग इसको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा में आ जाएगा। और प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टोसोम बोलते हैं।